हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होती है, जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है एलएलबी का, वो अपना पेपर लीक नहीं होने देती है। मतलब वो एग्जाम कराने के बाद वो जो पेपर जो होता है वो अपने पास ही रख लेती है, उसी को कहीं बाहर नहीं जाने देती है, लीक नहीं होने देती है। तो मैंने ये पेपर खुद से ही बनाया, जो मतलब जो स्टूडेंट ने पिछली बार 2021 में जो एग्जाम दिया था एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का, टू टू का एलएलबी 3 ईयर का, तो उसी के बेसिस पे मैंने पूछ पूछे क्वेश्चनों को आपका ये एलएलबी का पेपर बनाया। सेम टू सेम वही है जो आपके मतलब पिछले ईयर क्वेश्चनों में पूछा जाता है पेपर। तो मैंने खाली इम्पोर्टेंट और ये मेरे साथ जो क्वेश्चन मैंने जो बनाए हैं वो भी आके आपके 2022 में आ सकते हैं। तो इसके जो खंड होते हैं दो पार्टों में डिवाइड होता है, खंड ए खंड बी। तो मैं सर्वप्रथम खंड ए में बात करूंगा। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी का एग्जाम है 2022 का। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ और भी एजुकेशन रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जैसे कि ये देख रहे हैं, आपको ये पेपर टिक टू टिक मैंने वैसे ही बनाया जैसे कि आपका होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 4 प्रश्न मिलेंगे, वो 4 ऑब्जेक्टिव क्विज मिलेंगे। उनमें से आपको राइट पे गोला का निशान लगाना है। एंड तो मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे कि आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके वो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल, हिंदी, जीएस। जीएस में से आपके क्या हिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडिवल हिस्ट्री। आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपका जो ज्यादातर फोकस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल पर, लॉ पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो रही कहाँ कहाँ से आते हैं। बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछे हैं कि सर आप प्रीवियस ईयर एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जाम जो पीडीएफ है वो मेरे को दे दो। तो मैं बता दूं कि इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है वो अपना जो भी और भी वीडियो बनाते हैं, तो वो जो अपना मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम को जो पीडीएफ दिखाते हैं, पेपर दिखाते हैं, वो लीगल होता है, लीगल नहीं होता, क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं अपना पेपर जो वो लीक नहीं होने देते हैं। तो मैंने उसी के बेहाफ पर मतलब पेपर ये बनाया है। तो अगर आपको उसकी वीडियो, इस वीडियो की मतलब पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। एंड हम अब पेपर की शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे आपका पेपर आता है। तो सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन सेक्शन ए की बात करेंगे। किसकी? सेक्शन ए की बात करेंगे सर्वप्रथम हम। सेक्शन ए की बात करेंगे सर्वप्रथम हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपके पास ऑप्शन ये है। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो वो किसके समकालीन नहीं थी? वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर मिले हैं। आपके पास ऑप्शन ये है। ऑप्शन ए सूरकोटदा, ऑप्शन बी वड़ावली, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके घोड़े के अवशेष मिले हैं वो आपके सूरकोटदा में मिले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो सबसे पहले खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, वह कौन थे। आपके पास ऑप्शन ये है। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, या ऑप्शन सी ए कनिंघम, या ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो आपके दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपको जैसे कि मैं आप क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड आप लूसेंट में या किसी से यूट्यूब पर से पढ़कर या आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ से पढ़कर आप अपना मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। ऑप्शन ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, या ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी, या ऑप्शन सी, उन्होंने पशु पक्षी का सम्मान करना आरंभ किया, या ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी। व्हाट इज द राइट आंसर। डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो कौन सी उक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपकी ऑप्शन नंबर जो सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब आरंभ कर दिया था उन्होंने। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता का मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। सर्वप्रथम आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इसमें क्या पूछा है कि पशुपति की आकृति की जो मोहर है, पशुपति की जो मोहर थी जो मेसोपोटामिया में, उसके ऊपर पशुपति की आकृति वो किसकी मतलब किसकी आकृति थी, जो मतलब बिजनेस व्यापार के संबंध में होती थी। तो ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो व्हाट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैल इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है किस राजपूत शासक ने जिच ममुत्साही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसमें लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। किस राजपूत शासक ने जिच ममुत्साही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसमें लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। अजित सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, भारमाल सिंह ने, या मान सिंह ने। किसने बनवाया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका सवाई जय सिंह ने बनवाया था। किसने, सवाई जय सिंह। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। जो मतलब खगोलीय जो वेधशाला जंतर मतलब उसके निर्माणकर्ता कौन है, मतलब किसके थ्रू ये बनवाई गई थी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी। किसने, जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने बनवाई थी जंतर मंतर, जयसिंह सेकंड ने। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, या ऑप्शन डी बीड़ा। व्हाट इज द राइट आंसर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा है, तो वाद्य यंत्र कौन सा सबसे प्राचीन, सबसे पहले जो था तो वो था बीड़ा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि हवा महल कहाँ अवस्थित है। हवा महल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगर आप इलाहाबाद एंट्रेंस एलएलबी के एंट्रेंस को क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ऑप्शन बी, उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म का विस्तार पर रोक लगाई, या उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया, या ऑप्शन डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। आप क्या क्वेश्चन पूछ कर रहा है, 8वीं सदी के संत, 8वीं सदी के संत हैं शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो रिएक्शन क्या सही नहीं है, उन्होंने प्रयाग के तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935, या ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1991, या ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत परिषद अधिनियम 1989। क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस अधिनियम में केंद्र
में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? तो वह की थी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 12 मतलब 12वें में पूछा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, वो कौन सा था? ऑप्शन ए भारत के डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, या ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या ऑप्शन डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन का। व्हाट इज द राइट आंसर? सो गाइस इसका जो राइट आंसर है, पूछा क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ 1932 में। उस समझो कौन सा समझौता हुआ था? तो डियर स्टूडेंट वो समझौता हुआ था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है डियर स्टूडेंट, भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो भारत में जो सचिव पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए माल्य मिंटो सुधार 1909, या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, या ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861, या ऑप्शन डी माउंटन चैम्सफोर्ड सुधार। व्हाट इज द राइट आंसर? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो डियर स्टूडेंट जो भारत में सचिव का पद है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर स्टूडेंट की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। व्हाट इज द राइट आंसर? जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था वो आपका पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर स्टूडेंट कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जो मुस्लिम लीग है किस कारण उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, या ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा का उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जिसका राइट आंसर है वो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 से, ऑप्शन बी 1947 से, ऑप्शन डी 1948 से। क्या पूछा? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? व्हाट इज द राइट आंसर? जो स्टूडेंट जो संविधान सभा के लिए चुनाव का जो संपन्न हुआ था वो आपके 1946 से स्टार्टिंग हुई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो डियर स्टूडेंट जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था? दिल्ली में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है डियर स्टूडेंट कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के एन मुंशी। डियर स्टूडेंट इसमें क्या पूछा? अस्थायी, स्थायी नहीं, स्थायी होते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें पूछा अस्थायी टेम्परेरी। तो टेम्परेरी आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो अस्थायी तो आपके वो गए थे। अब इसमें पूछा परमानेंट मतलब स्थायी अध्यक्ष पूछा है इसमें। तो स्थायी अध्यक्ष कौन से? तो डियर जो आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी अय्यर, या ऑप्शन सी एच एच बैंक, या ऑप्शन डी टी टी कृष्णमाचारी। व्हाट इज द राइट आंसर?
तो डियर स्टूडेंट, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो यस, के मुंशी भी थे, एन गोपाल स्वामी भी थे, टी कृष्णमाचारी भी थे। आप जो नहीं थे, एच बेग नहीं थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन 6 9 या ऑप्शन डी 12। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की समय से पूछा संविधान सभा में कितनी अनुसूचित प्रारूप समिति, ना कि वर्तमान में प्रेजेंट में। तो प्रारूप समिति में आपकी डियर स्टूडेंट 8 थी, जो जिनको बढ़ाकर 4 और बढ़ा दी, जिसमें 12 होगी। वैसे तो 4 हैं प्रारूप समिति में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें क्या पूछा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन डी 9वां। तो 9वीं अनुसूची किसके थ्रू जोड़ी गई है? तो डियर स्टूडेंट, संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो वो पहली अनुसूची द्वारा जोड़ी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 डियर स्टूडेंट कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए में क्या है, अनुच्छेद 352, या ऑप्शन बी आर्टिकल 356, या ऑप्शन सी आर्टिकल 360, या आर्टिकल 355। व्हाट इज द राइट आंसर? किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वो करता है आर्टिकल 360, मतलब अनुच्छेद 360 के थ्रू करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? आर्टिकल 364, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370, आर्टिकल 377। व्हाट इज द राइट आंसर? तो किसके थ्रू की गई है? आर्टिकल 370, 370 के थ्रू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारे अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है डियर स्टूडेंट कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्तीय आपात से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन डी संविधान संशोधन से। व्हाट इज द राइट आंसर? इसमें क्या पूछा है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो डियर स्टूडेंट, जो आर्टिकल 356 का जो रिलेशन है वो आपका आपका प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है डियर स्टूडेंट कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, मतलब आर्टिकल 25 का रिलेशन किससे है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार से, ऑप्शन बी संपत्ति का आधार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 25 का जो रिलेशन है वो है आपकी धर्म की स्वतंत्रता से। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित होता है? क्या पूछा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शन ए आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, ऑप्शन बी सेना सदस्यों के संबंध में, ऑप्शन सी जब सैनिक विधि लागू हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। व्हाट इज द राइट आंसर? सो गाइज, क्या पूछा है हमें कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ये केवल होता है आपका जब सैनिक विधि लागू हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है डियर स्टूडेंट, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षण, या ऑप्शन बी प्रतिषेध, या ऑप्शन डी परमादेश। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो डियर कौन सा है वो? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, किस संसदीय समिति को प्रक्लन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन बी नियम समिति, ऑप्शन सी याचिका समिति, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। व्हाट इज द राइट आंसर? इसमें क्या पूछा है कि संसदीय समिति का प्रक्लन समिति को जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा बहन। तो वो क्या जाता है? संसदीय समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? वो कहता है लोक लेखा समिति को। इसलिए जो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो गाइज क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 में पूछा है कि निम्नलिखित किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ऑप्शन डी एंड उपयुक्त सभी। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑल। ऑल मतलब उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है डियर स्टूडेंट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो मध्य प्रदेश है उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। व्हाट इज द राइट आंसर? जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय वो आपका जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में। इसमें जबलपुर पूछिए, आपको किसी और दूसरे का स्टेट का पूछ लिए तो आप सारे करके याद करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। व्हाट इज द राइट आंसर? क्या पूछा? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो डियर स्टूडेंट जो उच्च न्यायालय का जो अधिक क्षेत्राधिकार घटाने बढ़ाने का जो आपका अधिकार केवल आपको संसद को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है डियर स्टूडेंट विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधानसभा के सदस्य या ऑप्शन डी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। व्हाट इज द राइट आंसर? क्या पूछा है डियर स्टूडेंट कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। वो करता है विधानसभा के सदस्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 34 है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्य मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंट जो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है वो होता है आपका विधानसभा के थ्रू। इसलिए जिसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 डियर स्टूडेंट की संविधान सभा में तीनों सूचियों में संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू। इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की जो 3 सूचियां हैं, एक तो कॉन्क्रीट लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी एंड यूनियन लिस्ट, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची एंड आपकी राज्य सूची, ये मतलब कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ये ली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 है कि संघ और राज्य में विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से सभी। व्हाट इज द राइट आंसर? सो गाइस क्या पूछा संघ और राज्य में विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो ये सारी सूचियों के बराबर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, या ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, या ऑप्शन सी संवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी ऑल इज द राइट। व्हाट इज द राइट आंसर? डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है ऑल इज द राइट, ऑप्शन नंबर उपयुक्त ऑल सभी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 है राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन होता है। ऑप्शन ए वाई वी चौहान, ऑप्शन बी भोला पासवान, ऑप्शन सी कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन सी सी एम स्टीफन। क्या पूछा? राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था। जो राज्यसभा के विपक्ष का जो प्रथम नेता कौन था वो थे आपके कमलापति त्रिपाठी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 39 है भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। ऑप्शन ए एक प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति का सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। व्हाट इज द राइट आंसर? जो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, या ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, या ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी विधि विभाग का महासचिव। क्या पूछा क्वेश्चन में? किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो होता है आपका एडवोकेट जनरल, इसलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है डियर स्टूडेंट कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। ऑप्शन ए दिल्ली के उपराज्यपाल,
ऑप्शन बी भारत के रक्षा सचिव, ऑप्शन बी भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। व्हाट इज द राइट आंसर? ये स्टूडेंट, जो भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? वो होता है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता है। ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राम सुमन सिंह, ऑप्शन डी वही वी चौहान। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, लोकसभा के जो विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे वो राम सुवक सिंह थे। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है डियर स्टूडेंट, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है डियर स्टूडेंट, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन बी सी 15%, ऑप्शन डी 25%। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10% कम से कम होनी चाहिए। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं है, कहा नहीं जा सकता। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद शपथ ग्रहण करता है ना, वो करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हाँ है जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। व्हाट इज द राइट आंसर? जो तवा किसकी सहायक नदी है वो है नर्मदा की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंदौर के समीप स्थित जनापाप पहाड़ी का स्रोत है? ताप्ती नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का? व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, वो है चंबल नदी का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंस कौन सी करती है? वो स्वर्णरेखा नर्मदा करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब चलते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित